हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम बैक टू योर चैनल एकेडमिक्स। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स। इस सेक्शन में आज हम डिजीज एक्चुअली में होती क्या है, उसका पैथोजेनेसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स को देखेंगे। चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन सबसे पहले अस्थमा होता क्या है। अस्थमा इज अ डिजीज ऑफ एयरवेज। एयरवेज का मतलब क्या हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम। कहाँ पे अफेक्ट कर रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखो होता क्या है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से पहले ट्रैकिया होता है, देन ब्रोंकाई, देन ब्रोंकायोल्स, फिर इसके बाद एल्वेलर डक्ट, देन एल्वेलाई सैक। ठीक, इतनी चीजें हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखने को मिलती हैं। दिस इज अ ट्रैकिया, दिस इज अ ब्रोंकाई, देन इसके आगे ब्रोंकायोल्स एंड ये एल्वेलर सैक, एल्वेलर डक्ट। ओके, तो अस्थमा इज डिजीज ऑफ एयरवेज दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड रिस्पांसिवनेस ऑफ द ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री टू अ वैरायटी ऑफ स्टिमुली। स्टिमुली का मतलब हुआ कोई भी एंटीजेंस हमारी बॉडी में जो कि एंटर करेगा, कोई भी एंटीजेंस। तो ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई होंगे, ये हाइपर सेंसिटिव हो जाएंगे। अस्थमा की कंडीशन में ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई हाइपर सेंसिटिव हो जाएंगे। किसके अगेंस्ट, एंटीजेंस के अगेंस्ट। एंटीजेंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे डस्ट हो गया, पॉलन ग्रेन्स कोई हो गया, तो कोई भी एंटीजेंस हमारे बॉडी में जैसे एंटर करने लगेगा तो उसके अगेंस्ट जो ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई होंगे हमारे बहुत ही हाइपर सेंसिटिव होंगे। मतलब उनका रिस्पॉन्सिवनेस, उनका जो रिस्पॉन्स रहेगा उस एंटीजन के अगेंस्ट वो बहुत ही ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, विच इज लीड्स टू स्पास्मोडिक नैरोइंग ऑफ द एयर पैसेज। स्पास्मोडिक नैरोइंग का मतलब होता है, ओके, स्पास्मोडिक नैरोइंग का मतलब होता है, सबसे पहले स्पास्मोडिक का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ मसल्स, एंड नैरोइंग का मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होगा मसल्स का। कौन सी मसल्स का, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई की मसल्स का। तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा एयर पैसेज का। जो भी हमारी एयर आ रही है बाहर से ट्रैकिया के थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू मूव करती है ना अंदर, ब्रोंकाइस में आती है, देन उसके बाद ब्रोंकायोल्स एंड एल्वेओली सैक की तरफ। तो ये इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से बहुत ही इसका जो ल्यूमन है, इसका जो ल्यूमन है बहुत ही नैरो हो जाएगा। इसकी वजह से एयर को फ्लो अंदर होने में दिक्कत देखने को मिलेगी। इसे ही हम अस्थमा कहते हैं। जब एयर फ्लो करने में दिक्कत हुई तो क्या होगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है देखने को मिलती है अस्थमा में, इसीलिए। तो ये है अस्थमा। अब होती कैसे, हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे समझते हैं कि अस्थमा एक्चुअली में होता कैसे। तो कोई भी एंटीजन है, दिस इज द एंटीजन, डस्ट और पॉलन ग्रेन्स कोई भी है। ठीक, ये मूव करेगा इनसाइड द बॉडी टू द नॉस्ट्रल्स, दिस इज द नॉस्ट्रल्स। तो लैरिंग्स, फेमफैरिंग्स, दे मूव टुवर्ड्स द ट्रैकिया, दिस इज अ ट्रैकिया एंड दिस इज अ ब्रोंकाई। इज इट क्लियर। तो एंटीजन हमारे बॉडी में मूव करेगा, ठीक है, नॉस्ट्रल्स के थ्रू मूव करेगा। नॉस्ट्रल्स में क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो क्या करेंगे, किसी भी डस्ट पार्टिकल्स, किसी भी एंटीजन्स को ट्रैप करने का काम करेंगे। ठीक है, मान लो नॉस्ट्रल से भी नहीं हो रहा है कि वो एंटीजन्स को ट्रैप नहीं कर पा रहा है, देन एंटीजन विल मूव इनसाइड द बॉडी। राइट, कलर चेंज कर लेता हूँ। एंटीजन्स विल मूव इनसाइड द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स वाया लैरिंग्स एंड फेरिंग्स टुवर्ड्स द ट्रैकिया। तो ट्रैकिया में क्या होता है, सिलिएटेड वॉल प्रेजेंट होती है। सिलिएटेड वॉल्स मतलब इसके वॉल्स पे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, जो काम करेंगे क्या, ट्रैप करने का काम करेंगे एंटीजन्स को। दे ऑल्सो गेट ट्रैप द एंटीजन्स। तो मान लो ट्रैकिया एंड सिलिएटेड वॉल्स जो उसके अंदर प्रेजेंट है वो ट्रैप नहीं कर पाते हैं, देन इट मूव्स इनसाइड द बॉडी। राइट, डोंट वरी, देयर इज अ macrophages are present, they get engulf the antigens and excrete out। अगर ये मैक्रोफेजेस भी वर्क नहीं कर पाते हैं, उससे ट्रैप करने का काम नहीं कर पाते हैं, फिर क्या होगा,
एंटीजेंस ब्रोंकाई की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, एंटीजेंस ब्रोंकाई की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। इसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीजेंस, जो भी एंटीजन है वो इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द लंग्स और बॉडी कह सकते हैं, मूव ना कर पाए। इसको प्रिवेंट करने के लिए जो कि ब्रोंकाई और ट्रैकिया होते हैं, ब्रोंकाई एंड ट्रैकिया होते हैं, वो स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। एंटीजन इनसाइड द लंग्स मूव ना कर पाए, इसीलिए ब्रोंकाई एंड ट्रैकिया अस्थमा की कंडीशन में स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जिसकी वजह से जो ल्यूमन होता है, ल्यूमन ऑफ द एयर पैसेज, वो नैरो हो जाता है। समझ आया? अगर स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन कर लेंगे ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, नंबर फर्स्ट फिगर एंड नंबर सेकंड फिगर, ये किसका है? एयरवेज है। दिस इज द एयरवेज, जिसके अंदर से एयर पास आउट होगी अंदर इनसाइड। ये जो ट्रैकिया है, दिस इज द ट्रैकिया, ओके। यही तो एयर पैसेज हमारा, इसी को दिखा रहा है कि दिस इज एयर पैसेज, जिसके अंदर से एयर आई, बाहर से ऑक्सीजन हमें एल्वलाइज तक पहुंचेगा, हमारे एल्वलाइज तक ऑक्सीजन पहुंचेगा, इसी के थ्रू पहुंचेगा, इसी एयर पैसेज के थ्रू पहुंचेगा। तो ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई के थ्रू ही जो एयर आती है, उसी का ये डायग्राम है। और यही जब कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी तो उसका ल्यूमन बहुत ही नैरो हो जाएगा, बहुत ही नैरो हो जाएगा। एंड म्यूकस सिक्रेशन भी होता है। तो एक्सेस म्यूकस की वजह से और नैरो ल्यूमन की वजह से एयर जो रहेगी वो इनसाइड द बॉडी अच्छे से मूव नहीं कर पाएगी, इसकी वजह से हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर नॉर्मल लंग्स की बात करें, दिस इज अ नॉर्मल लंग्स, मैं सब कुछ मिटा देता हूँ। दिस इज अ नॉर्मल लंग्स एंड दिस इज अ एस्थमेटिक लंग्स। तो नॉर्मल लंग्स में क्या है? देखो, मसल्स रिलैक्स्ड हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिल रहा, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और एस्थमेटिक लंग्स में क्या है? मसल्स टाइटन है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन है। एस्थमेटिक लेंस में क्या है? स्पास्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन है। एंड नॉर्मल लेंस में क्या है? कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, जिसकी वजह से नॉर्मल लंग्स में जिसका ल्यूमन है उसका डायमीटर बहुत ही बड़ा है, उसका डायमीटर बहुत बड़ा है ना, तो इजिली एयर अंदर जा पाएगा, इजिली एयर मूव हो पाएगी, ठीक है ना। इजिली एयर मूव होने की वजह से नॉर्मल अमाउंट ऑफ म्यूकस भी है, इजिली एयर पास आउट हो रही है, मतलब ब्रीथिंग हमारी बॉडी की अच्छे से हो रही है। देन एस्थमेटिक लंग्स में क्या है? मसल्स टाइटन है, कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या है? उसका जो ल्यूमन है एयर पैसेज का, वो बहुत ही कॉन्स्ट्रिक्टेड है, बहुत ही कॉन्स्ट्रिक्टेड, और यहाँ पे म्यूकस भी ज्यादा है, जिसकी वजह से एयर फ्लो होने में दिक्कत हो गई, ठीक। ये है मेनली अस्थमा, अस्थमा में ये चीजें होती हैं। देन अस्थमा में तीन कंडीशन हमें देखने को मिलती है। अगर किसी भी पेशेंट में हम अस्थमा देखना चाहें, ठीक है ना, विजुअल के थ्रू, तो हमें तीन चीजें देखने को मिलेंगी। फर्स्ट इज पैराक्सिस ऑफ डिस्निया। पैराक्सिस का मतलब होता है अटैक, एंड डिस्निया का मतलब होता है ब्रीथिंग प्रॉब्लम। मीन्स व्हाट? ब्रीथिंग प्रॉब्लम के अटैक्स देखने को हमें अस्थमा पेशेंट में देखेंगे कि उसे उन्हें ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा है कफिंग, कफिंग भी देखने को मिलेगा, कोई भी बलगम टाइप उनके गले में रहेगा और उन्हें कफिंग होती रहेगी, है ना, कफ बना रहेगा हमेशा। देन वीजिंग, वीजिंग मतलब होता है ब्रीथ नॉइसली। मतलब क्या वीजिंग मतलब होता है कि जब वो ब्रीथ करेंगे तो उनमें आवाज आएगी, वीजिंग की आवाज आएगी, ठीक है ना। ब्रीथ नॉइजली, उसे तीन कंडीशन में देखने को मिलेगी। फर्स्ट इज पैराऑक्सिस ऑफ डिस्निया, सेकंड इज कफ एंड थर्ड इज वीजिंग। तो दिस इज अ ट्रायड ऑफ क्या? अस्थमा। ये तीन चीजें हमें अस्थमा पेशेंट में हमेशा देखने को मिलेंगी। अगर ये तीन कंडीशन है, हमारी तीन कंडीशन है, सारे सिम्टम्स हमारे 5 या 10 मिनट में रिलीफ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। 5 या 10 मिनट में हमारा आराम से रिलीफ देखने को मिलता है। अगर ये सिम्टम्स परमानेंट रह जाते हैं, रिमूव नहीं होते, यहाँ पे लिखा है these all systems are come and go, they are not permanent. If they are relief in few minutes and asthma attacks is permanent,
यहाँ पे नॉट, इफ दे आर नॉट, रिलीव इन फ्यू मिनट्स, अगर ये फ्यू मिनट्स में अपने आप ही ठीक नहीं होते हैं और ये परमानेंट रह जाते हैं, तो क्या कंडीशन होगी? इमरजेंसी कंडीशन होगी, जिसे हम बोलते हैं स्टेटस एस्थमेटिकस। स्टेटस एस्थमेटिकस किस कंडीशन होगी? इमरजेंसी कंडीशन होगी। पेशेंट को तुरंत ही डॉक्टर के अंडर में हमें ले जाना पड़ेगा। ठीक है ना? 3 कंडीशन है, पैरालिसिस, डिसेंसिया, कफ एंड वीजिंग। ये कंडीशन हमारी 5 से 10 मिनट में अपने आप ही परमानेंट नहीं रहती है, दे कम एंड गो। अगर एक अस्थमा अटैक हुआ है हमें एक बार, तो इसके एंड दूसरा अस्थमा अटैक, जो बीच का जो टाइम रहेगा उसमें पेशेंट क्या रहेगा? नॉर्मल रहेगा। दिस इज द फर्स्ट अटैक एंड दिस इज सेकंड अटैक। 2 अटैक्स के बीच में पर्सन हमेशा नॉर्मल रहेगा। तो इसीलिए इसे कहते हैं एपिसोडिक डिजीज। मतलब एक एपिसोड हुआ, देन सेकंड एपिसोड, उसके बीच में पर्सन क्या है? नॉर्मल है, हमेशा नॉर्मल रहेगा। अगर ये कंडीशन हमारी 5 या 10 मिनट में नहीं जा रही है, परमानेंट है, देन दिस इज अ इमरजेंसी कंडीशन, इसे कहते हैं स्टेटस एस्थमेटिकस। अगर हम नॉर्मल एयरवेज एंड अस्थमा की एयरवेज की बात करें, जैसे कि हमने वहां देखा था कि उसका ल्यूमन बहुत ही कॉन्स्ट्रिक्टेड था एंड इसका बहुत ही रिलैक्स है, जिसकी वजह से एयर पैसेज आराम से नॉर्मल ढंग से देखने को मिल रहा था एंड अस्थमा के कंडीशंस में एयर आसानी से फ्लो नहीं हो पा रहा था। तो इसकी पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे कि अस्थमा होता कैसे है। ठीक है ना? अस्थमा कैसे हुआ, क्या बाइंड अप हुआ, एंटीजेंस के आने से ऐसा क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा करने लगा अस्थमा के पेशेंट्स में। तो ये इसकी पैथोजेनेसिस आज पढ़ेंगे, हाउ इट अकर्स, पैथोजेनेसिस। ठीक है ना? अगर ड्रग्स पढ़नी है हमें कि किसी चीज़ को हमें ट्रीट करना है, तो पहले पैथोजेनेसिस जानना का बहुत ज़रूरी होता है कि डिजीज एक्चुअली में हो कैसे रही है। तो ड्रग्स को पढ़ने में हमें थोड़ी सी आसानी देखने को मिलती है। ठीक है ना? तो हाउ इट अकर्स, ठीक, हाउ इट अकर्स। सो दिस इज अ मास्ट सेल, मास्ट सेल लिखा है ना? कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में आता है, ठीक है ना? ये हमारा एंटीजन है, यहाँ पे लिखा है दिस इज एंटीजन कम्स इनसाइड द बॉडी। कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में आता है तो बाइंड अप होता है कहाँ? मास्ट सेल के ऊपर बाइंड अप होता है। देखो पहले तो जैसे ही एंटीजन हमारी बॉडी में आएगा, अगर हम ट्रैकिया की बात करें, ट्रैकिया देन ब्रोंकाई, है ना? देन आगे इसके ब्रोंकाई ओल्स, देन एल्वेलाई, ये चीजें देखने को मिलती है ना? तो कोई भी एंटीजन हमारे जैसे ही बॉडी में आता है, तो पहले प्राइमरी सेल्स उसके इंगल्फ करने का कोशिश करती हैं, ट्रैकिया ट्रैप करेगा, है ना? नॉस्ट्रल्स ट्रैप करेगा, ये सारी चीजें कोशिश करती हैं। इफ अगर ये सारी चीजें नहीं हो रही, नॉस्ट्रल्स के थ्रू भी ट्रैप नहीं हुआ, मैक्रोफेजेस भी उसे इंगल्फ नहीं कर पाए, देन ट्रैकिया भी उसे रोक नहीं पाया, देन एंटीजन्स कहाँ पे आता है? इनसाइड द बॉडी आता है। एंटीजन हमारे बॉडी में आ चुका है। पैथोजेनेसिस का पढ़ेंगे जब एंटीजन हमारी बॉडी में आ चुका है। देन एंटीजन जैसे ही हमारी बॉडी में आता है, वो आईजी एंटीबॉडी से, दिस इज द आईजी एंटीबॉडी, आईजी एंटीबॉडी से आके अटैच होता है। अटैच होते ही क्या होता है? उस मास्ट सेल के अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं। वो ग्रैन्यूल्स हमारे बॉडी से, हमारे मास्ट सेल से निकलने लगते हैं, जिसके अंदर ल्यूकोट्रिन्स पाया जाता है। ल्यूकोट्रिन्स पाया जाएगा, तो रिलीज ग्रैन्यूल्स के अंदर ल्यूकोट्रिन्स है, एलटी है, तो ल्यूकोट्रिन्स है तो बाइंड करेंगे एलटी रिसेप्टर्स, जो कि हमारे ब्रोंकियल ट्यूब प्रेजेंट है। ब्रोंकियल ट्यूब, यहाँ पे हमारे ल्यूकोट्रिन्स रिसेप्टर प्रेजेंट है। कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे हमारे ल्यूकोट्रिन्स रिसेप्टर प्रेजेंट है। देयर इज अ ल्यूकोट्रिन्स रिसेप्टर, बहुत सारे ल्यूकोट्रिन्स रिसेप्टर प्रेजेंट है, एलटी रिसेप्टर्स। जो ल्यूकोट्रिन्स हमारे ग्रैन्यूल से निकला है, जो ग्रैन्यूल से हमारे ल्यूकोट्रिन्स निकला है, यहाँ से एलटी निकला है, ये जाके कहाँ? ब्रोंकल ट्यूब पे जो एलटी रिसेप्टर्स हैं वहां जाके बाइंड करेंगे एंड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शंस कॉज करेंगे। तो ये पैथोजेनेसिस होती है, कैसे हमारे बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ब्रोंको ट्रैकियल कॉन्स्ट्रैक्शन, स्पास्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। एंटीजेंस कहाँ बाइंड करेगा? आईजी एंटीबॉडी से बाइंड करेगा। बाइंड करने की वजह से क्या होगा? वहां से ग्रैन्यूल्स निकलेंगे, डी ग्रैनुलेशन होगा। ग्रैनुलेशन निकलने की वजह से इसके अंदर, उस ग्रैन्यूल्स के अंदर ल्यूकोट्रिन्स प्रेजेंट होते हैं। ल्यूकोट्रिन्स कहाँ बाइंड करेगा? एल्टी रिसेप्टर, जो कि प्रेजेंस है कहाँ? ब्रोंकियल ट्यूब पर प्रेजेंट है। ब्रोंकियल ट्यूब पर प्रेजेंट होने की वजह से ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगा। तो इसी तरह हमें ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन जैसे होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम एंड ऑल देखने को मिल जाती है। ठीक है? तो रिलीज ग्रैन्यूल्स में खाली ल्यूकोट्रिन्स नहीं होता है, हिस्टामिन्स होते हैं, सेरोटोनिन्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं उसके अंदर, उस ग्रैन्यूल्स के अंदर। आप इसकी जब
ड्रग्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ल्यूकोट्रिन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो भी रिलीज हो रहे हैं, ल्यूकोट्रिन्स कहाँ से बन रहा है, ठीक है ना, और इसका क्या वर्क है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी उसमें। यहाँ पे सेम चीज़ दिखाई गई है कि ये ब्रोंकियल ट्यूब है, यहाँ पे देखो नॉर्मल है, तो ल्यूमन थोड़ा सा बड़ा है, इसकी वजह से एयर जो फ्लो होगी वो आसानी से हो जा पाएगी। देन यहाँ पे देखो ल्यूमन बहुत ही कॉन्स्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे एयर फ्लो आसानी से नहीं हो पाती है, ठीक है ना, स्वेलिंग है, म्यूकस भी ज़्यादा है, ठीक, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स। अब तक हमने पैथोजेनेसिस पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स। इस सेक्शन में हम खाली बस क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, थोड़ा सा उसको जनरल चीज़ें जान लेंगे, एंड देन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पूरी तरीके से सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि उसका मोड ऑफ एक्शन कैसा है, कहाँ पे एक्ट कर रही है, कौन सी ड्रग कहाँ पे कैसे एक्ट करती है, ठीक है ना। तो एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन है, जो भी अस्थमा अटैक्स में रिलीफ दे, उसको क्योर करने का काम करे, उसे प्रिवेंट करने का काम करे, उसे हम एस्थमेटिक एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। इसकी क्लासिफिकेशन में फर्स्ट है एंटी आईजी एंटीबॉडी। एंटी आईजी एंटीबॉडी का मतलब होता है कि जो आईजी एंटीबॉडी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही थी ना, जहाँ पे ये बाइंड अप कर रहा था, दिस इज आईजी एंटीबॉडी, जहाँ पे ये एंटीजन आके बाइंड अप कर रहा है, इसी को खत्म कर देगा। देन बाइंड अप हो ही नहीं पाएगा। अगर इसका मोड ऑफ एक्शन जाना चाहे, जो हमारा मास्ट सेल था उसके ऊपर क्या प्रेजेंट थी, आईजी एंटीबॉडी प्रेजेंट थी। आईजी एंटीबॉडी पे अगर वो एंटीजेंस जो हमारी बॉडी में आ रहा था एंड बाइंड अप कर रहा था, देन सारी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिल रही थी। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एंटीजन आया, देन यहाँ पे बाइंड अप किया आईजी एंटीबॉडी पे, ग्रैन्यूल्स रिलीज हुई, इसके अंदर से एक ल्यूकोट्रिन्स है, ल्यूकोट्रिन्स बाइंड कर रहा है एलटी रिसेप्टर से, एलटी रिसेप्टर जब बाइंडिंग कर पाएगा तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा ही नहीं, है ना। तो मीन्स जो ओमैलिजुमाब है, जैसे एंटी आईजी एंटीबॉडी ड्रग्स, ये क्या करती है, इस एंटीबॉडी को ही हटा देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से एंटीजन इसे बाइंड अप नहीं हो पाएगा, बाइंड अप नहीं हो पाएगा तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मोड ऑफ एक्शन है, अच्छे से पढ़ेंगे। मास्ट सेल स्टेबलाइजर है, इसके एग्जांपल हैं कीटोटिफिन एंड क्रोमोग्लाइकेट, नीडोक्रोमिल, हाँ। तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर है, मास्ट सेल जो भी हमारा है, अगर ये मास्ट सेल की बात करें, जैसे मास्ट सेल अगर जो ग्रैन्यूल्स यहाँ से निकल रहे हैं, अगर ये स्टेबलाइज हो जाए, इतना स्टेबलाइज हो जाए कि ग्रैन्यूल्स यहाँ से ब्रश करके निकल ही ना पाए, इस मास्ट सेल को ब्रश करके यहाँ से ग्रैन्यूल्स निकल ही ना पाए, इतना स्टेबलाइज मास्ट सेल हमारा हो जाए, तो ये ग्रैन्यूल्स निकलेंगे, देन ल्यूकोट्रिन्स बाइंड अप नहीं होगा, कोई भी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका एग्जांपल है मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, ठीक है। तीसरा है ब्रोंको डायलेटर्स, साल्बुटामॉल, आइप्रोप्टोमिन ब्रोमाइड एंड थियोफाइलिन। ये बहुत ही नॉर्मल ड्रग है, बहुत ही बार आपने देखा होगा, बीपी की दवा में देखा होगा, है ना, जिसको हाइपर सेंसिटिविटी प्रॉब्लम रहती है, उसको भी ब्रोंको डायलेटर देते हैं, साल्बुटामॉल, आइप्रोप्टोमिन ब्रोमाइड। और साल्बुटामॉल ही मेनली हम पंप के फॉर्म में देते हैं, जो अस्थमा के पेशेंट के लिए पंप आता है ना, उससे सॉल्बुटामॉल ही रहता है, उसमें ब्रोंको डायलेटर रहता है, जो कि हमारी जो ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई की जो भी मसल्स हैं, जो ल्यूमन हमारा बहुत छोटा हो गया था ना और कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया था, उसको रिलैक्स करने का काम करेगी ब्रोंको डायलेटर्स। फिर है ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ल्यूकोट्रिन्स रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, जो कि ल्यूकोट्रिन्स रिसेप्टर हमारे यहाँ पे प्रेजेंट थे, ल्यूकोट्रिन्स रिसेप्टर यहाँ प्रेजेंट है ना, एंटागोनिस्ट की तरह ऐड करेगा, मतलब ल्यूकोट्रिन्स के ही जैसा कोई भी मॉलिक्यूल, कोई जो हमारे ड्रग्स के मॉलिक्यूल होंगे, ल्यूकोट्रिन्स की तरह ही स्ट्रक्चर उनका रहेगा, और यहाँ आके वो बाइंड अप कर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ल्यूकोट्रिन्स जो हमारे ग्रैन्यूल्स जो हमारे मास्ट सेल से निकल रहा है यहाँ से, वो बाइंड अप वहाँ पे हो ही नहीं पाएगा, बाइंड अप नहीं हो पाएगा, कोई भी हमें ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलेगी। इसका एग्जांपल है मोंटेलोक्लास्ट एंड ज़ेफिरोक्लास्ट। मोंटेलोक्लास्ट भी बहुत ही कॉमन ड्रग है, जो कि अस्थमा पेशेंट्स को दी जाती है, ठीक है। पांचवा है ल्यूकोट्रिन्स सिंथेसिस इनहिबिटर, जहां से ल्यूकोट्रिन्स हम सिंथेसाइज करते हैं, हम देखेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, मोड ऑफ एक्शन में देखेंगे, ल्यूकोट्रिन्स जहां से सिंथेसाइज करते हैं उसी को, देखो आपने पढ़ा होगा कि जब एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स पढ़ी हुई, तो उसमें कॉक्स एंड लॉक्स दो चीजें होती हैं, राइट। तो लॉक्स से बनता है ल्यूकोट्रिन्स और कॉक्स से बनता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, है ना। कॉक्स से बनता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स और लॉक्स से बनता है ल्यूकोट्रिन्स। तो इसको ही इनहिबिट कर देते हैं यहाँ पे, इसको ही इनहिबिट करेंगे, देन कोई भी ल्यूकोट्रिन्स जब बन ही नहीं पाएगा तो बाइंड अप करने का सवाल ही नहीं उठता है। तो एग्जांपल है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड जिलोटिन। तो ये था फार्माकोलॉजी ऑफ एंटीस्मेटिक ड्रग्स।
से खाली क्लासिफिकेशन में पढ़े, मोड ऑफ एक्शन थोड़ा सा देखा है, बाकी हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट्स के पार्ट 2 में, एंटी एस्मेटिक ड्रग्स के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो इसकी पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में जाके